हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा केमिकल बॉन्डिंग का तीसरा लेक्चर है। केमिकल बॉन्डिंग का पहला और दूसरा लेक्चर हमने बेसिक को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करा। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है और थर्ड लेक्चर है हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो आज हम बीवीटी को कोशिश करेंगे कंप्लीट कर ले और विद डिटेल में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के बाद से आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बिल्कुल भी डाउट नहीं आने वाला, बिल्कुल भी डाउट नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और कंप्लीट बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इसी में हम कवर करेंगे वन बाय वन। ठीक है, पहले तो मैं इसका थ्योरी पार्ट देख ले रही हूँ। थ्योरी पार्ट में देखो क्या है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज अ कॉन्सेप्ट इन अ केमिस्ट्री दैट एक्सप्लेन हाउ एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। मतलब कि एटम किस तरह से कंबाइन हो रहे हैं और किस तरह से वो मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये एटम है, ये भी एटम है, मान लिया हमने ये दोनों एटम है। तो ये दोनों आपस में मिलेंगे, मिलके क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे और कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो इस थ्योरी में हम इसी को जानते हैं किस तरह से मिलता है, किस तरह से कंबाइन करते हैं, कितने टाइप होते हैं इसके, बस यही है। तो यहाँ पे कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। अब पहले ये अलग एटम था, ये अलग एटम था, अब क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल हो चुका है। ठीक है, एटम फॉर्म मॉलिक्यूल थ्रू द ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो क्या बोल रही है कि कंबाइन होता है और कंबाइन करके क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है थ्रू द ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये दोनों एटम अपने अपने एटॉमिक ऑर्बिटल को शेयर करके यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, अपने अपने ऑर्बिटल को शेयर करके मॉलिक्यूल बनाएगा। उसके बाद ये जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, किसकी वजह से हुआ था, उसका नाम है हिटलर एंड लंदन इन 1927 में हुआ था। एंड लेटर डेवलप किया था किसने, इसको लिनस पॉलिंग ने किया था। तो ये इनके जो भी है, इनका जो इंट्रोड्यूस करने वाला है वो उनका नाम है और इन थ्योरी का मीनिंग है, बस सिंपल सा है, दो एटम एक मॉलिक्यूल बना रहा है, किस तरह से बनाएगा, क्या बनाएगा, बस वही उसी को इस थ्योरी में पढ़ना और कुछ नहीं। ठीक है, इसका की पॉइंट देखते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सबसे पहला क्या है, एटम फॉर्म बॉन्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, एक बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, ये ओवरलैप कर गया दोनों में, तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। दूसरा क्या है, व्हेन टू एटम कम क्लोजर देयर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप। जब दो एटम्स कम होता है, एक दूसरे के क्लोज आ गया, तो उसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के अंदर जाएगा ना, तो ओवरलैप करेगा उसको। दिस ओवरलैप अलाउ द इलेक्ट्रॉन्स टू बी शेयर्ड बिटवीन एटम फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो वो दोनों आपस में एक दूसरे के नज़दीक जाता है तो फिर उसके इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो जाते हैं और वही इलेक्ट्रॉन शेयर होके क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। फिर देखो, मैक्सिमम ओवरलैप स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। अब जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पे एक ही यहाँ पे ये इतना सा ओवरलैप करेगा, ये रहा, और ये इतना ओवरलैप करेगा, तो कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। जो जितना ज़्यादा ओवरलैप करेगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम ओवरलैप स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप। ठीक है, जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, इन दोनों के बीच की जो शेयर की बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो कितना ऑर्बिटल कर रहा है, एक्सटेंट ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप, कितना ज़्यादा वो ओवरलैप कर पा रहा है, उसके ऊपर इसके बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड होती है। ठीक है, ग्रेटर ओवरलैप स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, करेक्ट है, जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो मोर स्टेबल मॉलिक्यूल है। बॉन्ड कितने तरह के वो फॉर्म करेगा, सबसे पहले यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, फॉर्म बाय हेड ऑन ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, तो हेड ऑन ओवरलैपर मतलब कि जैसे यहाँ पे ये हमें पता है, ये एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है ना। तो हेड ऑन जब हम ऑर्बिटल करते हैं, जैसे ये रहा और ये रहा, तो ये जो फॉर्म हो रहा है हेड ऑन, वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, उसके बाद हम पाई देखते हैं एक बार। यहाँ देखो, पाई बॉन्ड फॉर्म। पाई बॉन्ड क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। अभी मैं आपको डिटेल में डिस्कस करके बताती हूँ पाई बॉन्ड क्या होता है, कैसे ओवरलैप कर रहा है। पहले देखते हैं इसको। फॉर्म बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, पी एक्स पी वाई पी जेड पी एक्स डी जेड, ये सारे ऑर्बिटल हम देखेंगे ओवरलैप करते हुए। ठीक है, उसके बाद डेल्टा फॉर्म क्या होता है, ए डेल्टा बॉन्ड फॉर्म्स व्हेन टू डी ऑर्बिटल ओवरलैप ऑब्जर्व साइड वाइज, है ना। दो डी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करेगा और इस तरीके से ओवरलैप करेगा कि उनके चारों बॉन्ड, मतलब एक मॉलिक्यूल के चारों बॉन्ड जो कि डी ऑर्बिटल में चार बॉन्ड होते हैं ना, वो, और नीचे वाले मॉलिक्यूल के एटम के चार बॉन्ड,
ऊपर वाले एटम के 4 बॉन्ड दोनों आपस में इस तरह से कांटेक्ट हो कि 4 बॉन्ड वहाँ पे फॉर्म हो सके, ठीक है। इन सच वे दैट 4 रीजन्स आर ओवरलैप, 4 रीजन्स वहाँ पे ओवरलैप करना चाहिए। वन बाय वन देखेंगे टाइप ऑफ ओवरलैपिंग को, ठीक है। तो किस किस तरह से ये ओवरलैपिंग कर सकता है वो देखते हैं। सबसे पहले हेड ऑन मैंने बताया था, जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से होता है। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा, क्या होगा फॉर्म, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में 2 लोग ओवरलैप होंगे। एक ये रहा एस ऑर्बिटल, ऐसा ही होता है, स्फेरिकल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। ये भी एस ऑर्बिटल है, ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, सिग्मा बॉन्ड। देखो ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है। पी ऑर्बिटल को अगर हम इस वे में रखें, ठीक है, हम एक्सिस के ऊपर ध्यान देंगे, एक्सिस इस एक्सिस में रखें इसको भी, तो फिर यहाँ से यही दोनों ऑर्बिटल मिलेगा ना, ये दोनों ऑर्बिटल मिलेगा तो यहाँ से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। अच्छा हम डी ऑर्बिटल की बात करें, अभी हमने एस एस की देखी है, पी की देखी है, अब हम डी ऑर्बिटल की बात करें। डी ऑर्बिटल में ये डी ऑर्बिटल है हमारा, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड आपस में कनेक्ट करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। देखो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, तो ये डी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल आपस में साइड वाइज कनेक्ट हो रहा है, तो क्या बन रहा है, पाई ऑर्बिटल, और डी भी बन रहा है तो वो पाई बना रहा है। देखो साइड वाइज में पाई बॉन्ड है, 4 लोब ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है, 4 लोब, 1 2 3 4, 4 लोब ओवरलैप होके पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे भी 4 लोब है, 1 2 3 4, 4 ओवरलैप करके पाई बॉन्ड फॉर्म कर। डेल्टा बॉन्ड में देखो क्या है, मैंने क्या बोला था कि इस तरह से डी ऑर्बिटल एक दूसरे के आपस में कांटेक्ट में आए कि उसके चारों के चारों बॉन्ड दूसरे वाले एटम के चारों बॉन्ड के साथ ये ओवरलैप कर सके। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 2 रेड 2 ब्लू करके दिखाया मैंने, इन दोनों को आपस में ओवरलैप करते हुए दिख रहा है। तो ये 8 लोग ओवरलैप कर रहे साथ में डेल्टा बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। आपको बॉन्ड्स की नॉलेज पता चल गई होगी, किस तरह से बॉन्ड फॉर्म करता है, क्या शेप होती है उसकी, ठीक है। तो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग हमने देख लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इसकी स्ट्रेंथ देखेंगे। देखो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ देखते हैं हम इसकी, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। तो सबसे ज़्यादा अगर हम इंडिविजुअल देखेंगे तो सिग्मा का होता है, फिर पाई का होता है, फिर डेल्टा का होता है। एक एक बॉन्ड की बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों की नहीं करें, एक ही बात करें, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी एक इसकी बात करें। तो इनमें जो इंडिविजुअल है इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, सिग्मा होगा, पाई होगा, डेल्टा में, ठीक है। लेकिन अगर हम स्ट्रेंथ अगर सारे की बात करें, एक कंबाइन की बात करें, जैसे कि सिग्मा है, पाई, तो यहाँ पे 3 और 4 बॉन्ड है, तो ऑफकोर्स ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, फिर 3 वाले होंगे, फिर 2 वाले होंगे, फिर 1 वाले होंगे, अगर हम कंप्लीट पाई बॉन्ड को कंसीडर करें तो। अगर हम एक एक को करेंगे तो वो सिग्मा ज़्यादा होगा, फिर पाई, फिर डेल्टा, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल, एस का शेप, जो सबसे पहले एस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है ना, 1s2 2s2 2p6 3d में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें पता है डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, एस में 2 होते हैं, पी में 3 होते हैं। तो वो उनकी शेप है यहाँ पे। एस का ऐसा होता है शेप, पी का इस तरह से होता है और डी का इस तरह से होता है। डी जेड स्क्वायर, डी में भी 5 कैटेगरी होती है ना, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, 5 होता है और पाँचों के पाँचों ऑर्बिटल के अलग अलग नाम होते हैं। अभी हम सबको देखेंगे। यहाँ पे ये एस हमने देख लिया, ये ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, क्योंकि ये किस तरह से स्फेरिकल है, क्या करेगा, इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है, डायरेक्शन ही नहीं है, तो किस तरह से वो फॉर्म करेगा कोई और बॉन्ड, वो सिग्मा ही फॉर्म करेगा, ठीक है। पाई एंड डेल्टा नेवर, कभी नहीं करेगा वो, ठीक है। ये पाई पी इलेक्ट्रॉन ये क्या क्या कर सकता है, ये सिग्मा तो करेगा, हमने देखा है अभी कैसे करा सिग्मा इन्होंने, यहाँ देखो इस तरह से ये सिग्मा करेगा पाई बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा करेगा, पाई भी करेगा। पाई भी कैसे करता है, यहाँ पे देखो पी बॉन्ड किस तरह से पाई बना रहा है, ऐसे बना रहा है, ओके। एंड वो डेल्टा नहीं कर पाएगा, डेल्टा के लिए हमें 4 एक मॉलिक्यूल एक में एटम में चाहिए, 4 एक एटम में चाहिए, तो पूरा कंप्लीट 8 हो गया। लेकिन हमारे पाई वाले में 2 ही होता है, 2 होता है, तो 2 2 मिलके 4 ही होगा, फिर 8 नहीं हो पाएगा, तो वो डेल्टा कभी फॉर्म नहीं करेगा। डी जेड स्क्वायर क्या करेगा, ऑलवेज सिग्मा करेगा, क्योंकि ये भी पी की तरह है, लेकिन इसका डायरेक्शन फिक्स होता है ना ऊपर की तरफ, तो ये हमेशा सिग्मा ही करेगा, ऑलवेज सिग्मा। पाई और डेल्टा नहीं होगा, इस पाई डेल्टा नहीं, ये साइड वाइज नहीं कर सकता। चलो यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अच्छा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को याद रखना। देखो जब हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं ना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो वो एक्सिस पे ही होते हैं, एक्सिस पे होते हैं, तो वो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ठीक है। और ये देखो 5 मैंने दिखा ना, डी ऑर्बिटल में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, सबके अलग अलग शेप होते हैं। ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स इसके सेम होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का इस तरह से होता है, डी जेड स्क्वायर का इस तरह से होता है, ये दोनों डिफरेंट है और ये तीनों एक जैसा है, ठीक है। तो अब इन दोनों को, इनका तो देख लिया हमने। अब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में देखते हैं, ये सिग्मा बना सकता है, डेल्टा बना सकता है। सिग्मा बनाएगा साइड वाइज ओवरलैपिंग करके यहाँ पर, है ना, और डेल्टा बनाएगा ऊपर से। 4 इसके बॉन्ड इसके हो गए, 4 ऊपर से और आ जाएंगे, तो दोनों मिलके, जैसे 4 अभी नीचे है प्लेन में, 4 ऊपर आ गए, तो 8 बन जाएंगे। तो लेकिन ये पाई नहीं बना सकता, पाई क्यों नहीं बनाएगा बताओ, किस तरह से पाई बनाएगा, कहीं पे भी इसका चांसेस पाई का नहीं है।
पाई किस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है। ये कभी बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। देखो पॉसिबल है, इसका नहीं है, तो ये पाई नहीं बना पाएगा। अच्छा ये क्या क्या बना लेगा, ये पाई बना सकता है ऑफ कोर्स। दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ इस तरह से है तो डेल्टा भी बना सकता है, ठीक है, लेकिन सिग्मा नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस मॉलिक्यूल इसको ऑर्बिटल्स को डिस्कस कर लिया एकदम कंप्लीट में, सारा एकदम बिल्कुल अच्छे से बार बार देख लेना इसको, सारे ऑर्बिटल है, बहुत ज़्यादा काम आते हैं। मैं आपको एक एक एक्सिस पे किस तरह से ये ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं वो समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा 3D विजुअल है, तो आप एकदम इमेजिन करने की कोशिश करना जिस तरह से मैं बोलूँगी, ठीक है। तो मैं फिर भी ट्राई करती हूँ 100% किस तरह से हो। तो सबसे पहले हमारा देखो एक्सिस कंप्लीट रखते हैं। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये पहले एकदम कंफर्म कर लो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है अपने दिमाग में, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब जो जेड एक्सिस होगा वो ये इस तरह से आएगा जेड एक्सिस। अब मेरी बात सुनो तुम, यहाँ पे ये दीवार है, दीवार पे तुमने क्रॉस बना दिया, ठीक है, बड़ा सा क्रॉस, वो ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अच्छा दीवार के तुम थोड़ा सा पीछे बीच वाले रूम बीच में खड़ी हो, ठीक है, तो दीवार से एक लाइन तुम्हारी तरफ आ रहा है बीच में, ठीक है, तो उसको हम जेड एक्सिस बोलेंगे। तो ये एक्सिस कन्फर्म हो गया, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि हमने जेड एक्सिस को इसको इंटरन्यूक्लियर एज एक्सिस ले लिया, जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लिया। तो अब इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से, इंटरन्यूक्लियर का इन द सेंस है कि इसी एक्सिस पे ऑर्बिटल बन रहा है, ठीक है, ऑर्बिटल बन रहा है। तो यहाँ पे देखो ऐसे ये ऑर्बिटल ये हमारा इंटरन्यूक्लियर मेरी तरफ है, एक तो दीवार में हो गया लोब, एक बड़ा सा लोब हमने दीवार में बना लिया, एक मेरी तरफ बना, तो वो दोनों मिलकर क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, एज अ जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस 3s और 3s का ऑर्बिटल हम बनाएंगे तो वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। px और px का, px और px का कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे px है, ये हमारा एक्सिस है, ठीक है, ये x है, ये y है, और ये जो अभी निकल के है वो जेड है, हमारी तरफ है जो रूम से, ठीक है। उसके बाद px कैसा होता है, px ऐसा होता है ना, हाँ। तो px ऐसा होता है, तो जेड को उन्होंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है, जेड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है, और px की बात कर रहे हैं, px की बात कर रहे हैं, मतलब कि ये वाला जो ऑर्बिटल है ये px ऐसे रहेगा, ठीक है, x के साइड में px से रहेगा एक, और एक ऐसे रहेगा जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है दोनों। तो क्या बन रहा है, ये पाई बॉन्ड बना रहा है, तो पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो ऐसे ही मिला के मैंने बहुत सारा बनाया हुआ है, देखो यहाँ पे आप एक बार ट्राई करना एक्सिस को कंफर्म करके, और जो जिसका एक्सिस है उसको डाल के देखना, ठीक है। वाई एक्सिस, अगर को वाई एक्सिस को हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लिया तो फिर कैसे होगा, वाई एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर मानेंगे, 3s 3p3px मैं बोर्ड पे अच्छे से समझा पाती, मैं पेपर पे समझा नहीं पा रही हूँ, आप विजुलाइज नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी आप याद रख लेना है इसको। जेड एक्सिस के अलॉन्ग किस तरह से बनेगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग किस तरह से बनेगा, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग किस तरह से बनेगा, ये देखो, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, देखो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमने बताया था आपको, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो होता है वो एक्सिस के ऊपर लोब बना होता है, तो एक्सिस के ऊपर लोब बना हुआ है, तो ये सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म कर सकता है और डेल्टा फॉर्म कर सकता है। हमने देखा था किस तरह से, डेल्टा तो ऊपर नीचे करके होगा ना, और सिग्मा साइड वाइज हो जाएगा। तो साइड वाइज में दो लॉब है, सिग्मा है वाई एक्सिस एज ए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, हमने बताया था ना, ये वाई एक्सिस से मान लेते हैं, और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो वाई एक्सिस के उस अलॉन्ग देखेंगे हम, तो ये सिग्मा ही बॉन्ड फॉर्म कर सकेगा। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखेंगे इंटरन्यूक्लियर में, तो क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखो क्या बन रहा है, सिग्मा ही बन रहा है, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस में दोनों में सिग्मा बन रहा है। लेकिन अगर हम जेड देखेंगे, जेड क्या होगा, कौन सा था, एक तो ये दीवार वाला प्लेन, एक तो तुम्हारी तरफ वाला प्लेन, तो ये दोनों मिलके क्या बन रहा है, डेल्टा बॉन्ड बना रहा है ना, डेल्टा बॉन्ड। हाँ तो यही देखा था हमने, एक सिग्मा बॉन्ड बना सकता है और डेल्टा बॉन्ड बना सकता है, पाई नहीं बना सकता क्योंकि इसकी कैपेसिटी नहीं है ना पाई बनाने की। अब देखो यहाँ पे डी एक्स वाई और डी एक्स वाई ये इन दोनों का स्ट्रक्चर है, ठीक है। डी एक्स ऑर्बिटल ऐसा ही होता है, डी एक्स ऑर्बिटल डी एक्स वाई ऐसा ही होता है। वाई एज ए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमने लिया, ये रहा वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हम इन दोनों को क्रॉस करेंगे आपस में, तो ये इस तरह से बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ देखो ये है जेड एक्सिस, अब हम जेड को पता है वो जेड जो हमारी तरफ आता है ना, जेड जो ये दीवार है और जेड जो हमारी तरफ आता है, तो ये एक दीवार का मॉलिक्यूल है, एक जो हमारी तरफ है मॉलिक्यूल, तो उन दोनों के बीच में जैसे ये बना डेल्टा बॉन्ड है ना, अभी ये जैसे डेल्टा बॉन्ड बना हुआ है वो एक दीवार में ना, एक हमारी तरफ है, ये सही से दिख नहीं रहा है लेकिन वैसे ही एक दीवार वाले से, एक तुम्हारी तरफ वाले से, फिर यहाँ से 8 लोग आपस में इंटरेक्ट करके डेल्टा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं,
ठीक है। फिर यहाँ पे देखो डी एक्स वाई और वाई एज एक्स एक्सिस अगर हम देखेंगे तो भी पाई बॉन्ड आएगा, सिग्मा बॉन्ड नहीं बना पाया ये, ठीक है। तो डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जे एक्स का बॉन्डिंग देख लिया हमने। अब जो अभी हमने ये बॉन्ड्स देखे हैं, इस बॉन्ड्स के स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है। तो अभी हमने पीछे भी देखा था कि जो स्ट्रेंथ होता है वो इंडिविजुअल बॉन्ड का सिग्मा में ज़्यादा होता है, फिर पाई का, फिर डेल्टा का। इंडिविजुअल एक बॉन्ड की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, ओवरलैपिंग। लेकिन अगर हम कंप्लीट बॉन्ड की बात करें, सिग्मा, पाई और डेल्टा, तो सबसे ज़्यादा डेल्टा होता है, फिर पाई होता है, फिर सिग्मा होता है। एस जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। एस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एस का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा होता है, तो इसका कोई डायरेक्शन है? कोई डायरेक्शन नहीं है। एस जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। पी डी वाई सब जो है डायरेक्शनल इन नेचर होता है, देखा हमने डायरेक्शन नेचर। तो टू फैक्टर रिस्पॉन्स फॉर स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। पहला तो क्या हो, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, वो जितना ज़्यादा ओवरलैप करेगा उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। दूसरा होता है डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है। तो दूसरा जो होता है डायरेक्शनल नेचर, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सिग्मा बॉन्ड के स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ देखो, जैसे कि एक ये हमारा एटम है, इसका न्यूक्लियस हमने ले लिया, और ये एटम है हमारा, इसका न्यूक्लियस हमने ले लिया। तो इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो क्या होगा? बॉन्ड वीक होगा। दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। चार इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो वही वही चीज़ है यहाँ पे देखो, वन एस अगर दोनों सेम है, वन एस ऑर्बिटल है, सेम साइज है, तो अच्छे से ओवरलैप करेंगे, ओवरलैपिंग जोन एरिया इंक्रीज होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। क्यों स्ट्रॉन्ग हो रहा है इसका बॉन्ड? क्योंकि इसका बॉन्ड इसलिए स्ट्रॉन्ग हो रहा है क्योंकि इन दोनों की साइज सेम है, ये अच्छे से ओवरलैप कर पा रहा है। लेकिन अगर हम 1s और 2s की बात देखेंगे तो 2s का साइज़ बड़ा होता है ना 1s से। तो जब 1s से 2s का साइज़ बड़ा हो जाएगा तो एक छोटे एक बड़े में ज़्यादा अच्छा से हल्का सा बस साइज थोड़ा सा ओवरलैप हो पाएगा, ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो ओवरलैपिंग जोन एरिया जो है वो इसका कम है, इसलिए इसका वीक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे पी का देखो, एक तो 1s है, ये 2p, 1s, एक तो 2s है, 2s से तो सही थोड़ा सही था, 2p है, तो ये बिल्कुल थोड़ा सा। तो अगर हम देखेंगे बॉन्ड के स्ट्रॉन्ग की ऑर्डर इन तीनों में, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? ए का होगा, फिर बी का होगा, फिर सी का होगा। तो रीज़न समझ आ गया आपको किस तरह से ये इसका ऑर्डर लगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कंप्लीट देखा था इसको, सिल्डिंग इफेक्ट को, पेनिट्रेशन इफेक्ट को, डिफ्यूजन ऑफ ऑर्बिटल को, सबको देखा था, सबका ऑर्डर देखा था और अच्छे से समझा था, ठीक है। तो आपको इसको समझने के लिए उस वाले वीडियो को देखना ही पड़ेगा। पेनिट्रेशन को और सिल्डिंग को किस तरह से एक एक चीज़ में एक्सप्लेन किया था हमने। लेकिन फिर भी हम बता दूँ, सिल्डिंग इफेक्ट है जो एनएस में ज़्यादा होगा, फिर पी, फिर डी, फिर एफ का। पेनिट्रेशन एनएस, पी, डी और एफ। डिफ्यूजन में एनएस, पी, डी एफ, ठीक है। 1s, 3s, 2s, ये सारे ऑर्डर को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया पिछले वीडियो में। तो अब हम देखते हैं इसका डायरेक्शनल कैरेक्टर, ठीक है। डायरेक्शनल कैरेक्टर, तो एस जो है वो नॉन डायरेक्शनल है और पी डी एफ जो है वो नॉन डायरेक्शनल है। सिग्मा बॉन्ड क्या करता है? सिग्मा बॉन्ड प्रेफर करता है डायरेक्शनल कैरेक्टर को। सिग्मा बॉन्ड इन द सेंस कि अगर हम 4-5 मॉलिक्यूल दे दें, उनके भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो और वो मुझे पूछे कि बताओ कि इसमें से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन ज़्यादा ये, तो सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ को हम एक बार देखते हैं, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो इन चारों चीज़ पे डिपेंड करती है कि सबसे पहले जो 1s और 1s की ऑर्बिटल है, हमें पता है ये भी नॉन डायरेक्शनल है, ये भी नॉन डायरेक्शनल है, लेकिन इसका ओवरलैप का जो स्ट्रेंथ है वो इतना ज़्यादा है कि वो डायरेक्शनल वाले से भी ज़्यादा आता है, ठीक है। डायरेक्शनल वाले से भी बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि ये दोनों सेम है ना, एकदम बिल्कुल एक दूसरे के अंदर इस तरह से घुस जाती है, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करते हैं कि ये सबसे टॉप में है। इससे सबसे ज़्यादा पहले यही आएगा, अगर हमने मॉलिक्यूल्स में देख लिया 1s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल से कंपेयर करवा रहा है, तो फिर हम इसको टेक करेंगे सबसे पहले। सेकंड में आएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको चेक करेंगे एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4। उसके बाद हम डायरेक्शनल देखेंगे और लास्ट देखेंगे हम डिफ्यूजन ऑफ ऑर्बिटल। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ बतानी है। और ऑर्बिटल लिस्ट ने क्या क्या दे दिया हमें? 1s 1s, 2s 2s, 2p 2p और 2d 2d। तो सबसे पहला क्या चेक करना है इसमें? 1s 1s तो नहीं है, 1s 1s है तो सबसे आगे हम उसको कंसिडर करेंगे, सबसे पहले यही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने एक को तो सबसे आगे कर दिया क्योंकि है। उसके बाद बाकी का जो 3 है उसमें देखेंगे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तीनों का इक्वल है, 2 2 2, एन की वैल्यू सब में 3 ही है, 2 ही है, तो यहाँ से हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। फिर तीसरा क्या है? डायरेक्शनल देखो, तो ये एस ऑर्बिटल है नॉन डायरेक्शनल, ये भी एस ऑर्बिटल है नॉन डायरेक्शनल, ये है नॉन डायरेक्शनल, पी जो है वो डायरेक्शनल है और ये पी जो है वो भी डायरेक्शनल है, ये भी। तो हमें डायरेक्शनल और डायरेक्शनल दोनों में एक डायरेक्शनल है, तो सबसे ए के बाद डी आ जाएगा, आ गया डी, ठीक है। अब इन दोनों में क्या हम, तो ये इन दोनों नॉन डायरेक्शनल, इसमें एटलीस्ट एक तो डायरेक्शनल है ना, एक डायरेक्शनल है, इसकी वजह से सी यहाँ आएगा और बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, स्ट्रेंथ ऑफ
सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे देखो 3s 3s 3p 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 और 3p और 3d। तो यहाँ पे भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सब में 3 ही है, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले 1s भी नहीं है इसमें, तो पहला दोनों फैक्टर तो हमारा ये हो गया ना, पहला दोनों फैक्टर जो है ना 1s है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो इन दोनों से हम कर नहीं सकते। अब इन दोनों को ट्राई करते हैं, पहले डायरेक्शनल ट्राई करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शनल ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखो 3s और 3s है, ये नॉन डायरेक्शनल है, दोनों नॉन डायरेक्शनल है। इसमें एक डायरेक्शनल है, एक नॉन डायरेक्शनल है, और ये दोनों डायरेक्शनल है। पी भी डायरेक्शनल है और डी भी डायरेक्शनल है। तो हमने पहले देखो डिसाइड किया कैसे, बी और ए में हमने डिसाइड कर लिया है कि देखो इनमें एटलीस्ट एक डायरेक्शनल है, तो ए बी तो ज़्यादा होगा ए से, ठीक है। और ये लास्ट में आएगा क्योंकि ये इनमें दोनों नॉन डायरेक्शनल है, तो बी ए का डिसाइड हो गया, लेकिन सी डी का नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों डायरेक्शनल है, ठीक है। दोनों डायरेक्शनल इसलिए डिसाइड नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब हम देखेंगे डिफ्यूजन ऑफ ऑर्बिटल, फोर्थ फैक्टर जो है हमारा। डायरेक्शनल से तो हमने 2 डिसाइड कर लिया, 2 बचा होगा। डिफ्यूजन ऑफ ऑर्बिटल जो है ना, इसका ऑर्डर अगर हमने सिग्मा बॉन्ड के स्ट्रेंथ के लिए लगाए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा डिफ्यूजन होने का चांसेस है, जितना ज़्यादा डिफ्यूजन का ऑर्डर है, उतना ज़्यादा वो सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम करेगा, ठीक है। तो ये इन दोनों का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली रिलेशन है। लेकिन डिफ्यूजन का ऑर्डर क्या है, NS NP ND और NF। सबसे ज़्यादा F में आएगा डिफ्यूजन, फिर D में, फिर P में, फिर F में, ठीक है। तो F में क्यों आता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमने पहले वाले लेक्चर में, इससे पहले वाला जो लेक्चर उसमें अच्छे से डिफ्यूजन ऑफ ऑर्बिटल को क्लियर किया है कि जो F ऑर्बिटल है, जिसमें जितना ज़्यादा ऑर्बिटल्स होता है ना, जैसे D में है कितने होते हैं, D में 4 होते हैं, 2 होते हैं, तो जिसमें जितना ज़्यादा ऑर्बिटल होता है, F में 14 है, 7 होते हैं, तो वो उतना ज़्यादा डिफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। इसमें एक भी नहीं है, इसमें 2 है। तो इस वजह से जो जितना ज़्यादा ऑर्बिटल कंसिडर करता है उतना ज़्यादा डिफ्यूजन होता है। तो डिफ्यूजन का ऑर्डर ये रहा, लेकिन हमें सिग्मा बॉन्ड के लिए डिफ्यूजन का इन्वर्सली रिलेशन चाहिए, तो जितना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा उतना कम स्ट्रॉन्ग होगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो अब हम इन दोनों में देखेंगे, यहाँ पे देखो डी और पी और पी और पी है, तो अब हमें कंफर्म पता चल चुका है कि जो पी और पी ऑर्बिटल है वो डी में, इसमें इसके कंपेयर में कम डिफ्यूजन होगा, तो इसके कंपेयर में कम डिफ्यूजन होगा, तो जो जितना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा, जितना कम डिफ्यूजन होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, तो इसीलिए हमने डी को यहाँ पे रख दिया और सी को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो सी डी बी का ऑर्डर इस तरह से हो गया। देखो हम मीथेन का ये देखते हैं, एक बार एग्जांपल लेके देखते हैं। कार्बन है, तो कार्बन का वैलेंसी 1s2 2s2 2p2 6 होते हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन्हें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये है। अच्छा, ग्राउंड स्टेट हमने ये देखा था, ग्राउंड स्टेट, इसके बाद जब चार्ज कंस्ट्रक्शन होता है एक्साइटेड स्टेट में, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ एक बॉन्ड, बाकी का 3 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड ये बनाता है यहाँ पर। 1s का यहाँ पे देखो 2s 1s 2px, ये ऑर्डर लिखा हुआ है, ऑर्डर है इस चीज़ का कि जो 1s है, पहले देखो यहाँ पे हमारा ग्राउंड स्टेट है कार्बन का, ये है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक 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 यहाँ, अब 4 हाइड्रोजन आके इसके साथ इलेक्ट्रॉन ये शेयर करते हैं। 4 हाइड्रोजन आके इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो बॉन्ड किस तरह का बनेगा, पहला तो 2s है जो हाइड्रोजन का है, और ये कार्बन का है 1s, तो वो 2s और 1s, सॉरी 1s कार्बन का हाइड्रोजन का है, और 2s जो है वो कार्बन का है, ठीक है। फिर एक 2px 2py 2pz, 2px के साथ 1s, 2py के साथ 1s और 2pz, जो 1s वाला है वो हाइड्रोजन है, और ये जो है कार्बन का 2px, ये 2py 2pz इस तरह से यूज़ हो रहा है, तो इस तरह से बन रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे जो 1s और 2s का ऑर्बिटल है वो, और जो 2px 2py 2pz वाला है वो तीनों इक्वल लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे 3 बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, देन 1 बॉन्ड, एक बॉन्ड से ज़्यादा हो, क्योंकि 2s और 1s का है ना, अनडिफाइंड एंगल लग रहा है, और ये बोल रहा है 3 बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और इनकी एंगल भी कितनी है, 90 डिग्री है। लेकिन अकॉर्डिंग टू इनिशियल वीवीटी, सबसे पहले की इनिशियल जो वीवीटी थी उसमें CH4 2 टाइप ऑफ बॉन्ड होते थे, इसमें बीटा एंगल उसका 90 डिग्री होता था। लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट करा, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें पता चला कि सारे के सारे बॉन्ड लेंथ सेम हो रहे हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उसका इक्वल है, स्ट्रेंथ भी इक्वल है, लेंथ भी सेम है, और इसका जो एंगल है इसका 109.28 मिनट है। तो ये सारा जो हमारे एक्सपेरिमेंटल से हमें पता चला, ये हमने इनिशियल अपने मन से सोचा था कि जिस तरह से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इस तरह से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो हो सकता है ना ये अलग हो, इस वीक हो, ये तीनों इक्वल हो, क्योंकि इन दोनों के साथ सेम बॉन्ड बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, ये एक्सपेरिमेंटली ऐसा क्यों है, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप अगर आपको इसका जो आपको PDF चाहिए होगा तो आप मुझे मैसेज कर देना कमेंट सेक्शन में, मैं वहाँ से आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके सारे PDF ले सकते हो, मैं डाल दूँगी, अगर आप बोलोगे तो। अभी मैंने डाला नहीं है, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं डाल दूँगी।